अच्छा, तो ये बाबाओं से क्या दुश्मनी है आपकी? ऐसा छोटी बात विधानसभा में नहीं करनी चाहिए। नहीं, क्या 5 किलो गेहूँ दे करके, पर इनकी जो राजनीतिक है लोगों बड़े लोगों की, ये कोई आदमी रोटी खा के पड़ा रहे और हमारे सामने नहीं बोल रहे, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिहाज बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। लेकिन जनता कहाँ जाएगी? जो आदमी राजनीतिक में आने के बाद और जनता के साथ धोखा करता है और उनकी बातों को इग्नोर करके और फिर अपने जीवन के लिए जीता है, वो कभी नेता नहीं हो सकता। कहने का मतलब सरकार कमज़ोर है राजस्थान में? मैं कह सरकारें कमज़ोर हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि कभी शेर की ज़िंदगी शेर अपने ढंग से जीता है, गिद्दड़ अपनी ज़िंदगी गिद्दड़ी ढंग से जीता है, और जब आदमी खुद अपने शक्ति पर बल है तो उसमें कोई टारगेट नहीं कर सकता। क्या करूँगा पैसे का? धन कमाने वाला बड़ा हो सकता है क्या? सरकार क्या कर रही है? चाय की दुकान पे भी गांजा मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकनेत्र। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति को लेकर 6 बार के विधायक सरवण चौधरी जी से, जो कि लगातार विधानसभा में इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में हैं। आपने देखा होगा, कभी बाबाओं को लेकर बात करते हैं तो कभी फर्जी यूनिवर्सिटी को लेकर बात करते हैं, तो कभी जो प्यासे लोग पानी को लेकर तरस रहे हैं उनकी बात करते हैं। आइए उन सब के बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका लोकनेत्र में स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, इस उम्र में भी इतना जोश कहाँ से आ रहा है? जोश उम्र नहीं होती है मर्द की, घोड़े के मर्द की उम्र नहीं होती है, उसकी ह्यूमैनिटी खुद पे निर्भर करती है। जिस आदमी में खुद में ह्यूमैनिटी है उसकी उम्र का तकाजा नहीं होता। तकाजा उन लोगों को होता है जो केवल खाने पे ध्यान रखते हैं। जो आदमी एनर्जी, आपने देखा होगा पुराने ऋषि 1500 वर्ष के 1200 वर्ष तक जिंदे रहते थे, तो वो नाज नहीं खाते थे, पत्ते फल ही खाते थे। तो मानव की उम्र कोई खाने पीने पर नहीं करती है, वो तो ह्यूमैनिटी होती है आदमी की, उस आदमी की विल पावर क्या है, तो विल पावर पर निर्भर करता है। तो आजकल क्षेत्र में जाते हो, पहले विधानसभा में इस तरीके से दहाड़ कर, तो क्षेत्र में लोग क्या कहते हैं आप? लोग तो धन्यवाद देते हैं, अच्छा है हमारे लिए बोल रहे हो। मैं कहने कभी ये तो नहीं कहा कि मुझे कुछ दे दो, जनता को दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो भगवान ने स्ट्रक्चर दिया है, खाने के लिए फल फूल दिए, पत्ते दिए, खाने के लिए खा लेते हैं। लेकिन जनता कहाँ जाएगी? जो आदमी राजनीतिक में आने के बाद और जनता के साथ धोखा करता है और उनकी बातों को इग्नोर करके और फिर अपने जीवन के लिए जीता है, वो कभी नेता नहीं हो सकता। नेता हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, गुरु गोविंद सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग हुए। उन देश में कुर्बानी अपने लिए नहीं थी, देश के लिए थी। जैसे भगत सिंह जब फांसी के तख्ते पर लटक रहा था, उसकी बहन ने कहा कि भैया मेरा कौन होगा? तो भगत सिंह ने कहा तेरा प्रत्येक हिंदुस्तान का नागरिक तेरा भाई होगा। तो आप देखिए अब लोगों की हालत क्या हो गई कि भगत सिंह जन्मे तो सही हमारे देश में, लेकिन दूसरे घर में जन्मे 10 मिनट रोक के आ जाए। भगत सिंह, वो कहते हैं कि भगत सिंह तो हो लेकिन अपने घर में ना, अपने घर में नहीं हो, पड़ोसी के हो। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मतलब लगातार 1.5 साल हो गई भाजपा की सरकार है प्रदेश में, आप लगातार विधानसभा में बोल रहे हैं, क्या कुछ बदलाव देखा है? क्या बदलाव नहीं देखा है, एक्सपीरियंस नहीं है। जिस आदमी का एक्सपीरियंस नहीं है वो आदमी कभी भी उस अपने काम के प्रति परिपूर्ण नहीं हो सकता। जो आदमी अनोन है, जानते नहीं हमें क्या करना है, आदमी के जीवन में सबसे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस है कि मैं जिस गली से गुजरा हुआ हूँ उस गली को मैंने देखा है, उस गली में क्या पड़ा है मुझे ही मालूम होगा। मैं कहीं जा रहा हूँ, बम्बई जा रहा हूँ, और मैं उतर के बम्बई से कहीं बाजार में जाऊँगा, मुझे क्या मालूम कौन सी गली है? बिल्कुल। तो बम्बई वाली गलियाँ समझ रखी उन्होंने, मालूम नहीं है उनको। अच्छा, तो ये बाबाओं से क्या दुश्मनी है आपकी? मेरी दुश्मनी नहीं है। बाबाओं के चरित्र पर मैं, जो बाबा हैं वो मेरे सब प्रेमी हैं। बाबा नहीं, जो चरित्रहीन हैं, जो अपनी जीवन की जो शैली थी उसे हटके काम कर रहे हैं। जैसे मैं नेता हूँ तो मुझे नेतागिरी तो करनी चाहिए, लेकिन हट करके मैं कोई चोरी करता हूँ, बदमाशी करता हूँ, गुंडागर्दी करता हूँ, तो मेरे जीवन का अंग नहीं है। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा बैक फूड है। तो नेताओं से जिस तरह बैक फूड पे आ जाते हैं, उसी तरह बाबा भी कुछ बैक फूड पे आ गए थे। उनके लिए मैंने कहा था बाबा राम रहीम, ये आपका कह रहा हूँ आसाराम, ये फलहारी, पता नहीं कितने हैं, इनके नाम गिनाने लग जाऊँगा तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे। इन लोगों से है। बाबा जो सनातन धर्म के रखवाले हैं उनके मैं साथ हूँ, जो धर्म के प्रति जागरूक उनके मैं साथ हूँ, पर धर्म कर्म सब भूल करके जो गलत काम करते उनके खिलाफ। तो लेकिन बाबा तो आपके साथ विधानसभा में आपके साथी भी हैं, तो साथी तो उनसे आई एम थैंक यू, आई विद यू। बाल मुकुंदाचार्य से आपकी कई बार बहस हो चुकी है। बहस नहीं हो सकी। मैं उनको कहता हूँ
कि वो मुसलमानों के प्रति उग्र हैं। तो मैंने कहा राजनीतिक मानने के बाद में जात नहीं होती है, कोई भी जात हो सकती है। बिल्कुल, सर्वधर्म की बात। सर्वधर्म की बात करो। ये नहीं है कि मुसलमान क्या करते हैं, वो गुजर क्या करते हैं, जाट क्या करते हैं। नो, हम क्या करते हैं, अगर उनको हमें कोई उनमें डिफरेंट लगता है तो हमें उन्हें जा करके उनको समझाना चाहिए। नेता हो, अफसर हो, ये समाज का दर्पण है। समाज में जैसा दर्पण आप पेश करोगे उसी तरह का चेहरा दिखाई देगा। तो अच्छे नेता होंगे तो दर्पण अच्छा होगा। अगर हम लोग ही शराब पी के गलियार में सोए रहेंगे या लोगों के साथ लड़ते फिरेंगे या लोगों के साथ गुंडागर्दी करेंगे तो ये दर्पण अच्छा नहीं है। मेरा कहना ये नहीं है कि कौन क्या है, हम सब अच्छे काम करने के लिए आए हैं, तो हम समाज के दर्पण बन के रहना चाहते हैं। लेकिन वो तो लगातार विधानसभा में हो चाहे बाहर हो, सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। कभी कहते हैं कि लाउड स्पीकर बज रहा है, 5 बार बज रहा है, उससे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। अभी हाल ही का मामला है। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में 76 साल हो गई, किसी की इस बात की माइग्रेन नहीं हुई है कि माइक बज रहा था। माइग्रेन उन लोगों को होती है जो दूसरों के प्रति ज़्यादा उत्तेजित है। माइग्रेन से नहीं होती है। मैंने देखा जो माइक बजाते हैं वो एक भी आदमी माइग्रेन का पेशेंट नहीं है। पेशेंट वो है जो उनको सुन करके दुखी हो जाते हैं। आज हिंदुस्तान की स्थिति ये है कि ये जो पैसे का प्रलोभन और आवश्यकता का अधिक बढ़ना और अननेसेसरी खर्चे करने से ये जो सिस्टम बढ़ा है, इससे आदमी अपने आप में 50% लोग अपने आप में माइग्रेशन में आ गए। क्यों आ गए? कि लोगों को ये होगा कि मैं कितना कमाऊँ, मैं कितने उससे कितना बड़ा बनूँ। बड़ा बनने के लिए न किसी की होड़ की ज़रूरत है, न किसी खुद व्यक्ति अपने आप में कर्म करेगा तो अपने आप बढ़ जाएगा। जो पानी से नहाते हैं वो लिहाज बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। अच्छा, पानी की बात की, पानी को लेकर भी विधानसभा में खूब बोल रहे हैं आजकल आप। पानी कहते हैं कि प्यासा बैठा है मेरा सूरज। पानी एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। उसके बगैर हवा और पानी, इसके बगैर आदमी जिंदा नहीं सकता। अन्न के बगैर तो मैंने देखा है कि 6-6 महीने तक भी लोग निकाल देते हैं। शरीर में इतनी ताकत है कि आप अन्न मत खाओ, मरोगे नहीं। वो इम्यूनिटी अपने आप यूज हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन आपका पानी नहीं पियोगे तो देन डिफिकल्टी। तो ये मैं कहता हूँ पानी दीजिए। अन्न तो जनता अपना आप पैदा करेगी। आप जानते हो हम पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे तो हम और मकान बनाने के लिए और साधन प्राप्त कर लिए, सीमेंट का ग्री मिला के ईंट बनना शुरू कर दी। हज़ारों बातें हम पैदा कर लेंगे, लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है हम पैदा नहीं कर सकते। क्योंकि वर्ल्ड में 97% पानी खारा है और समुद्र का पानी मीठा नहीं हो सकता। समुद्र का पानी मीठा नहीं हो सकता। 3% पानी है, 3 में 2.6% पानी पहाड़ों में जमा हुआ है और 3 या 4% पानी बोतल पे है नीचे, और वो पानी बह करके नदी नालों में अब खेती के लिए आ ही रहा है, पीने के लिए। तो मेरा कहना ये है कि इसका दोहन जो हो रहा है वो इतना हो रहा है कि आदमी यूज़ करने से ज़्यादा दोहन हो रहा है अननेसेसरी। आज आप देखा टूटी खोल के छोड़ देते हैं, चलती रहती है, दाढ़ी करते रहते हैं। ये किसी को ध्यान नहीं कि मैं डब्बे में पानी डाल के और बना लो। पहले अपने बनाते थे। पहले अब बूढ़े लोग पानी से नहाते थे, फिर उसी पानी से अपनी धोती धो लेते थे और वही पानी पशु भी लेता था ना। बिल्कुल। तो जब पानी का दोहन नहीं होता था। आज पानी टूटी खोल के छोड़ दी, बाल्टी भर के छोड़ दी, ख़राब हो गया तो हो गया, दोबारा भर लेंगे। ये पानी का दोहन जो हो रहा है, इस पर मेरा सोच है कि दोहन को कम करिए। पानी लिमिटेड है, पानी अगर ख़त्म हो जाएगा तो समाज में विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि सूरजगढ़ की जनता को मैं इस बार इस कार्यकाल में पानी देना चाहता हूं, तो आप 30 साल से सूरजगढ़ के विधायक रह रहे हो ना, 20 क्यों नहीं मिला? 20 से नहीं। मतलब आप पहले पिलानी से थे, फिर सूरजगढ़ आ गए। पर उस समय इतने पानी की दिक्कत नहीं थी। जो 5 साल में जो पानी का विश्व में जो अकाल आया है, इसके बाद चिंता शुरू हो गई है। और पानी के अशोक जी ने पैसे 1200 करोड़ रुपये मंजूर भी कर दिए थे, लेकिन वो अभी इन्होंने पेंडिंग में छोड़ रखी है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा जो जीवन का जो काल है ना, वो पानी के लिए नहीं, मेरा हर चीज़ के लिए मैंने लागू कर रखा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जनता की आवश्यकता है। जनता दुखी को राहत और दुखी को आपकी जो आवश्यकता है पूरी नहीं कर सकते, सबकी किसी की नहीं कर सकते, पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जीवन की छोटी मोटी उपयोगी बातें हैं वो तो पूरी होनी चाहिए ना। देश की आज़ादी के 76 वर्ष के बाद मैंने कल ये भी कहा है कई अधिकारियों को, मैं कहा जीवन का एक दिन में सब काम पूरे नहीं हो सकते।
5 बजट आते हैं एक काल में। 5 में एक बजट आप पानी पे समर्पित कर दिए, दूसरा बजट आप बिजली पर कर दो, तीसरा बजट आप सड़कों पे कर दो, चौथा बजट शिक्षा पर कर दो, पांचवा बजट आप चिकित्सा पर कर दो। तो आपकी सारी 500 चीज़ें मूलभूत प्रदेश की मोटी मोटी समस्याएं खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। जैसे आपने हॉस्पिटल बनाया, एक SMS बनाया, ऐसे 5-6 डिवीज़न हैं, 5 और बना दो तो जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का आदमी जयपुर नहीं आएगा, भोजपुर आएगा या भीलवाड़ा चला जाएगा, उनकी इस तरह इधर कोटा में आ जाएगा। तो मेरा कहना मतलब कि 5 इसी तर्ज के 5 SMS बना दोगे तो आवश्यकता है आपकी मेडिकल की पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप सड़कों की बात करते हो, एक बजट पूर्णतः समर्पित कर दे और उसके बाद में जितने भी आवश्यक सड़कें हैं उनको आप कर दे, ठीक हो जाएगा। फिर आपकी शिक्षा की मूल समस्या है कि बच्चे ही नहीं हैं। बच्चे क्यों नहीं, इसका कारण मैं बताता हूँ। बस इसलिए नहीं है कि मास्टरों का जो नियंत्रण है वो स्कूलों पे नहीं रहा। मास्टर केवल इस बात के लगे कि मेरा समय 10 से 5 है, कैसे पूरा हो, सैलरी उठानी है, वो समर्पित नहीं है शिक्षा पे। पहले गुरुकुल होते थे, अध्यापकों को गुरुओं के आपस में सामंजस्य होता था, वो सामंजस्य खत्म हो गया, वो प्यार खत्म हो गया और प्राइवेटाइजेशन हो गया। और प्राइवेटाइजेशन में लोगों का जहाँ कोई भी आदमी प्राइवेट की तरफ अग्रसर हो जाता है तो सरकारी तंत्र को भूल जाता है, इसलिए शिक्षा कमज़ोर होगी। सड़कों में आपने देखा होगा, सड़कों के किनारे ज़मीन जो पड़ी है वो सरकार ने ऑक्यूपाई नहीं की, तो वो उसके सड़क के ऊपर पत्थर डाल रखे, सड़क पे कुल्डी डाल रखी है। जब कोई अधिकारी जाता तो कहता पैसे दिए क्या ना मेरे को। तो इसलिए लोगों का जो कंट्रोल था वो कंट्रोल ख़त्म हो गया। आज सड़कों के हालत, रोडों में पानी डाल रखा है, 4 साल में रोड ख़त्म हो जाती है। एक रोड बनने के बाद में 10 साल तक नहीं टूटनी चाहिए। सिमट की रोड एक बार बनने के बाद में 30-50 साल तक नहीं टूटनी चाहिए, बिल्कुल। पर इसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उसमें लोगों ने डिफरेंट कर दिया और जो अधिकारी इन पर नियंत्रण करते हैं वो अनियंत्रित हो गए। ठेकेदार जो बना के चला जाए उसको ही MP बन देते हैं। पहले क्या होता, सड़क बनती थी, अधिकारी वहीं खड़ा रहता था और जब सड़क नहीं बनती जब घर जाता था। अब अधिकारी देखते नहीं, बीच के काम चल रहे, केवल मात्र अधिकारियों ने अपना कमीशन तय कर लिया और कमीशन जिस देश में चालू हो जाएगा उस देश का दुर्भाग्य रहेगा हमेशा ही, वो कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। आप कह रहे हो अधिकारियों ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन भाजपा की जो सरकार है वो तो जाटों को तो टारगेट करके काम कर रही है अधिकारियों में। मैं इस पर कुछ नहीं टिप्पणी करूँगा, कुछ भी करे, लेकिन ये मजबूत जात है हिंदुस्तान की, वर्ल्ड की अंदर लड़ते हैं। आपके साथी ने एक ने मुद्दा भी उठाया था विधानसभा में। किसने? एक तो मुकेश भाकर ने उठाया था, एक वो फुलेरा के विधायक विद्याधर जी, उन्होंने उठाया था कि जाट समाज को टारगेट किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी कहे वो तो उनकी बुद्धि है, पर मैं कह रहा हूँ कि कभी शेर की ज़िंदगी शेर अपने ढंग से जीता है, गिद्दड़ अपनी ज़िंदगी गिद्दड़ी ढंग से जीता है। और जब आदमी खुद अपने शक्ति पर बल है तो उसमें कोई टारगेट नहीं कर सकता। मतलब मार्शल को मजाक, नो डाउट। अच्छा, इसका मतलब कि अगर कुछ भी करो चाहे मतलब कुछ नहीं होने वाला। मैं क्या कह रहा हूँ, आदमी जब खुद अपने आप में सही है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको डिगा दे। आदमी खुद कमज़ोर है, आदमी चरित्रहीन है, कमज़ोर है, आदमी बेईमान है, कमज़ोर है, आदमी किसी की पराई धन भी इच्छा रखता है, कमज़ोर है, आदमी अपनी सूखी रोटी खा के और वो शेर की तरह जिंदा रहता है तो कोई बिगाड़ने वाला नहीं। अरे वो फर्जी सर्टिफिकेट वाला क्या मामला है? फर्जी तो आप देख रहे हो ना। अब एक लड़का आया, एक लड़की आई 4 दिन पहले झुन्नू, तो आपने सुना होगा उसको झुन्नू नहीं निकला रहा था, उसको अपने अपेयर कर रही थी वो एप्लीकेशन, उस पर एक ही एप्लीकेशन में 10 अशुद्धियाँ थी जो SI बनी थी, वो SI बनी थी। एक SI आ रहा है और आज हिंदुस्तान की कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ पूरे केस दर्ज हो रहे हैं, सारी धाराएँ बदल दी और कंप्यूटर सारे काम हो रहे हैं। जो खुद एप्लीकेशन लिखने में असमर्थ है वो कंप्यूटर कहाँ चलाएगी? तो ये फर्जी सर्टिफिकेट दे दे के हिंदुस्तान का भट्ठा उड़ा दिया। हिंदुस्तान में राजस्थान की जब यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट जाती थी पूरा देश देखता था कि राजस्थान अच्छे साफ सुथरी यूनिवर्सिटी, धीरे धीरे धूमिल कर दी। कोई इसका नियंत्रण नहीं है। एक 2-2 कमरों में यूनिवर्सिटी चल रही, पर सर्टिफिकेट बांट रहे, ये क्या बताइए। अब आपको जब ये सलाहना ही नहीं आएगा किस बात के फिर आप हो, मुझे कुछ बोलना ही नहीं आएगा तो किस बात का मैं MLA हूँ।
तो हाँ, ये बिल्कुल अपने क्षेत्र की आवाज़ नहीं उठाएगा वो। अपनी जो योग्यता से आदमी परिपूर्ण नहीं है, वो मैं समझता हूँ जीवन में अन्य वस्तुओं से वो दूर रह सकता है, वो कभी भी योग्यता का पाठ नहीं बढ़ सकता। तो कभी आपको ऐसे ये यूनिवर्सिटी वाले ऑफर नहीं देते क्या कि साहब हमारी बात ना उठाओ, आपको कोई लेना देना है तो ना settlement आए थे मेरे पास ना, मैं पहले बहुत पुरानी बातें नो, तो मैं एक क्या कि बिंदी कितनी लगा दो, मेरे लागू नहीं है, क्या करूँगा पैसे का? धन कमाने वाला बड़ा हो सकता है क्या? पता है कितने लोगों के पास धन पड़ा है, कितने बेईमान है। आप एथिस्कोप लगा के देखो, आपको लाइन में आदमी नजर ही नहीं आएगा। इतना बड़े लोग बेईमान हैं, इतने लोग पैसे वाले हैं कि आप अगर एथिस्कोप लगा के देखोगे तो उसकी दूरी आपको तय नहीं हो पाएगी। और जब ईमानदार को देखो तो छोटी सी गली में आप एथिस्कोप लगा देखो तो ईमानदार आपको नजर आ जाएंगे। तो बेईमानों की लाइन बड़ी है, तो ईमानदारों की कितनी बड़ी है। देश में 4 स्तंभ माने जाते हैं, लेकिन आजकल भू माफिया, शिक्षा माफिया, शिक्षा माफिया, ड्रग्स माफिया, दारू माफिया ये हो गए। पर इस पर सरकार नियंत्रण करे ना, सरकार की लाइबिलिटी है। अब मेरे से लाइबिलिटी हो तो मैं क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू? बट ये जो सरकार में बैठे इनकी लाइबिलिटी की 5वां स्तंभ नहीं होना चाहिए। ये सबसे मजबूत होता जा रहा है, सबसे कमजोर ये होना ही चाहिए। पनपता जा रहा है। पर इसलिए जा रहा है कि जो शासक और प्रशासक वो कमजोर हैं। अभी हाल ही के झुंझुनू के कई मामले थे, आपने देखा होगा, जहाँ कभी सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस का खौफ नहीं है। झुंझुनू में नहीं, आप दुनिया किसी कोने में जाओ वही हालत है। मतलब अपने क्षेत्र की बात अपने बात, हाँ अपने क्षेत्र में भी है। झुंझुनू एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए सैनिक जिला है, सब कुछ है, पर भी ये जो स्थिति जो आज बन रही है ये मैं पसंद नहीं करता। कोई आदमी रात को 12 बजे जा रहा है तो जाए। गुजरात गया था मैं, तो गुजरात में सूरत में मैंने देखा लड़कियां रात को 12 बजे घूम रही थी, कोई भय नहीं था। होना भी ये चाहिए, लोकतंत्र इसी को कहते हैं, राजतंत्र थोड़ी है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में अगर भय है तो लोकतंत्र कहेगा है। अपने तो यहाँ राजधानी जयपुर में नहीं घूम सकते रात को 10 बजे बाद। ये घर में लोकतंत्र का है। लोकतंत्र का मतलब कि लोग और नेता तंत्र एक होना चाहिए, उसका नाम लोकतंत्र है। कहने का मतलब सरकार कमजोर है राजस्थान में? मैं कह सरकारें कमजोर हैं, 3 बार कह रहा हूँ। उनकी कलम में ताकत नहीं है क्या? कलम में ताकत नहीं, दिल में ताकत नहीं है। अच्छा, दिल में ताकत नहीं है। देखिए दिल होता है, कलम क्या होती है? कलम तो आप 2 लाख की लिया होगे, पर दिल कहाँ से लिया होगे? कलेजा चाहिए मतलब कलेजा कुछ करने के लिए। तो यहाँ के मुख्यमंत्री वो क्या कर रहे हैं फिर? मुख्यमंत्री नया आदमी है, आदमी बहुत बढ़िया है, मैं फिर भी कह रहा हूँ उसकी इच्छा है काम करने की, पर जब तक पूरा तंत्र साथ नहीं काम देता ना तो मुख्यमंत्री अकेले क्या करे? मुख्यमंत्री को शिकायत नहीं है, मुख्यमंत्री काम करना चाहता है, विकास भी करना चाहता है, लेकिन जब पूरा तंत्र ओके नहीं होगा तब तो करेगा क्या? अच्छा, इन मुद्दों से हटके थोड़ी सी बात आपकी पार्टी को लेकर कर ली जाए तो बीते दिनों इंदिरा गांधी को लेकर जो विधानसभा में मामला वो हुआ, क्या फिर था कि उसने कहा आपकी दादी, हाँ, दादी कह देना तो गुनाह नहीं था भाई, उम्र के हिसाब से हमारी दादी हो जाती, हमारी दादी हो जाती। एक दूसरे को इंडिकेट किया, टारगेट किया, इससे लोगों को थोड़ा बुरा लगा। ऐसा छोटी बात विधानसभा में नहीं करनी चाहिए। विधानसभा में वो बात करो तो मुद्दे की हो, ठीक है। बगैर मुद्दे बात करो दूसरा मामला तो चलो वो निपट गया, लेकिन उसके बाद से आपके अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो विधानसभा नहीं जा रहे, क्या कारण हो सकते हैं? वही जाने। आप 6 बार के विधायक हैं, बड़े नेता हैं, तो उसके बारे में वही बता सकता है। अब अपने मिलते ही नहीं जाए, क्या मालूम। अच्छा, आपकी 36 का आंकड़ा चलता है, मैंने सुना है। न मेरा कोई आंकड़ा नहीं है। पहले भी एक बार आपके मैंने उस समय में बात ही की थी, मैंने कहा था जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष आप बना रहे हो आज, ये अगर 2 साल पहले बना देते तो ये अपनी जगह बना लेते और गांव-गांव में अपने कार्यकर्ता तैयार कर लेते। ये कहा था मैंने, बात तो सही कही थी बिल्कुल कि आप एक तो अचानक शादी है कल और पहले वाले दिन कहोगे यार शादी है, टेंट वेंट लगाए तो वो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। और अब 15 दिन पहले उसका अनाउंसमेंट कर दोगे तो सब आप प्रिपेयर घर वाले भी हो जाएंगे, पड़ोसी रिश्तेदार भी हो जाएंगे। तो मैंने ये कहा था तुमने 2 साल तक लेके घूम रहे हैं, इसकी अध्यक्ष की 3 महीने चुनाव के हैं, हम लोगों से मिलेंगे तो ये मिलेंगे, चुनाव वाला मिलेगा। बात मेरी फिजिबल थी, लेकिन जो आज दुनिया फिजिबल बात करोगे तभी तो लड़ाई होगी, अनफिजिबल करोगे तो लोग तुम्हें प्यार करेंगे। कांग्रेस में कई गुट बन गए आजकल, 4-5 गुट बने हुए हैं। पता नहीं, मैं आई नो आप कौन से गुट में हो? नेवर सी कि वो कौन है, कौन सा गुट है। मैं तो ये देखता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं जाता भी नहीं हूँ गुटों में और मेरा कोई गुट भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जो अच्छे आदमी हैं उनके मैं साथ हूँ, जो समाज के और पार्टी के लिए कटक हैं उनके साथ मैं नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, एक मामला और है जिसमें अभी हाल ही में किसान बैठे थे खनौरी बॉर्डर पे पंजाब के,
वहाँ पंजाब पुलिस आती है और उनको अचानक खदेड़ देती है, आपने देखा होगा वो। देखा, मैं खुद आगे भी आया था। अभी हाल ही का मामला है 2-3 दिन पहले का, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पंजाब तो ये समझो स्टेट ही खत्म हो गया। कैसे? जब ये हालत रहे ना तो पंजाब की जो दयनीय स्थिति है वो जीरो पे आ जाएगी। कारण है सब लोगों को हिंदुस्तान में आजकल पैरासाइटिक हो गए। सबको वेट करते हैं कि सरकार आएगी, मेरा कर्जा माफ़ कर देगी, मुझे ये दे देगी। तो आज जो दुनिया में पैरासाइटिक हो गया इस मामले से, सारा देश की जो आने वाली पीढ़ी है, मैंने विधानसभा में कहा था कि तुम किसी को 5 किलो गेहूँ खिला के पैरासाइटिक मत बनाओ। आप एक स्कीम दीजिए, उस स्कीम में ऐड करिए बच्चों को, और वो काम करेंगे, देश का मनोबल बढ़ेगा, बच्चों का, देश का विकास बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या 5 किलो गेहूँ दे करके? पर इनकी जो राजनीतिक है लोगों, बड़े लोगों की, ये कोई आदमी रोटी खा के पड़ा रहे और हमारे सामने नहीं बोल रहे, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं बस। देश में जो हिंदू मुस्लिम का विवाद ये तो देश को खंडर करने का है। देश में पहले जब देश की आज़ादी हुई तब भी यही थे, और ये जब देश का सारा सिस्टम था जब भी यही थे, और देश की आज़ादी में हमारे मुसलमानों का काफ़ी याद रहा है। आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके क्षेत्र के लोगों को, प्रदेश के लोगों को? मैं तो ये कहता हूँ मेरे क्षेत्र के लोगों को कि विकास की गति को कहीं कमज़ोर नहीं होने देंगे। विकास में मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, वो विकास मैं करवाऊँगा। रही बात पानी की, पानी पिलाऊँगा। अगला टारगेट क्या है? पानी का ही है। इसके अलावा पर पानी है, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, ये मूलभूत आवश्यकता है। और मेरा एक ही है कि क्षेत्र में शांति बनी रहे, कोई असामाजिक तत्वों का प्रकोप नहीं फैले। ये मेरा जीवन का सब पहले भी रहा है, आज भी है, कि लोग अपने अपने जीवन की शैली को अपने ढंग से जिए और गुंडों का उस पर कोई आक्रमण नहीं। नशा बहुत बढ़ रहा है। नशा तो देश को बर्बादी, जब भी देशों की किसी की बर्बादी हुई है तो नशा ही बढ़ा है। तो सरकार कंट्रोल क्यों? सरकार क्या कंट्रोल करे? चाय की दुकान पे भी गांजा मिल रहा है, पान की दुकान पे गांजा मिल रहा है। आजकल तो चाय के अंदर मिला के देने लग गए चाय के हैं। अंदर वो कौन से पता नहीं, कोई आते हैं, मैंने देखा है। मैं तो पीता नहीं हूँ, शायद आपको मालूम नहीं होगा शायद। मैंने सुना है कि वो पता नहीं चाय का ऐसा एडिक्ट बना दिया कि वो उसका टेस्ट ही अलग आता है। टेस्ट तभी वो लोग वहीं आएंगे फिर, हाँ, इसलिए बना दिया। मतलब चाय को आप जमा करोगे, ये अनऑफिशियल बता रहा हूँ आपको, जूतियों की जो पुरानी जूतियाँ है ना, उनको कचरा बना के वो चाय में मिला देते हैं, हल्दी में शीशा मिला देते हैं। लोगों की जो नीयत है ना वो इतनी ख़राब हो गई कि लोगों को जीने का चिंता नहीं, कौन कैसे जिएगा, मेरे घर में 500 का नोट कैसे आएगा, वो बिल्कुल। खैर, ये थे सरवण जी जिनसे हम बात कर रहे थे। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, क्योंकि फिलहाल सरवण चौधरी वो नाम है जो कि विधानसभा में धाड़ता है तो पक्ष की जो रो खड़ी हो जाती है, भाजपा की सरकार की रो खड़ी हो जाती है। क्योंकि बीते दिनों आपने देखा होगा विधानसभा में जिस तरीके से बाबाओं को लेकर बोला है, या फिर फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर बोला, या फिर कोई पानी का मामला हो, या फिर प्रदेश का कोई अन्य मामला हो। खैर, फिर मिलते हैं किसी नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।